डेट है आज 7 सितंबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे अलग वीडियो में, जो इसके 1 या 2 घंटे बाद अपलोड हो जाएगी। क्वेश्चन आपके करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अपना बैरासियूल पावर स्टेशन। देखो ये पावर स्टेशन है जो एक कंपनी है, मिनी रत्ना में आती है, गवर्नमेंट कंपनी है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एनएचपीसी। इस कंपनी का ये पावर प्लांट है, लगभग 180 मेगावाट ये बिजली बनाता है। इसका अभी क्या है, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, मतलब इसने बिजली बनाना स्टार्ट किया है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। हाइड्रो जहाँ पे भी वर्ड आ जाए मतलब पानी की बात हो रही है, मतलब पानी से बिजली बनाता है भाई साहब। ये टरबाइन को घुमाते हैं पानी से फोर्स देते हैं पानी के द्वारा और फिर बिजली बनती है। आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये प्लांट है कहाँ पे, बैरासियूल। ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह है चंबा, वहाँ पे है। तो बस ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, बस इतना याद रखना है। और थोड़ा डिटेल याद कर लो इसकी कि बैरासियूल पावर स्टेशन जो एनएचपीसी का पावर स्टेशन है, ये फर्स्ट पावर स्टेशन है जो 1 अप्रैल 1992 में चलाया गया था। लगभग इसने 35 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं और ये 25 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 25 साल और ये बिजली बनाएगा। अब ये एनएचपीसी के बारे में थोड़ा जान लो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेज है, यानी कि कंपनी है, ये समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और 1975 में एस्टेब्लिश की थी। इसका मेन काम यही था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना है इसको, लेकिन इसके साथ साथ ये और भी तरीके से बिजली बनाती है। जैसे सोलर एनर्जी से बिजली बनाती है, सोलर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी से बिजली बनाती है, टाइडल और विंड एनर्जी ये प्रोड्यूस करती है। प्रेजेंटली जो एनएचपीसी है इसको मिनी रत्ना कैटेगरी फर्स्ट का इसे स्टेटस मिला हुआ है। मिनी रत्ना क्या होती हैं, नवरत्ना क्या होती हैं, महारत्ना क्या होती हैं, देखो ये जानना तो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ पे वीडियो चल रही है उसके नीचे सिंपल सीएससी लिखा होगा, वहाँ पे जाओगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगी। प्लेलिस्ट में जाओगे तो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर दे सकते हो। मिनी रत्ना पे, नवरत्ना और महारत्ना पे एक लेक्चर बना हुआ है 5-7 मिनट का, उसमें आपको पता लग जाएगा क्या होता है मिनी रत्ना, महारत्ना और नवरत्ना। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस जंक। यह स्पेस जंक क्या है, देखो स्पेस का मतलब आसमान और जंक है मतलब कूड़ा करकट। जो भी आसमान में कचरा है घूम रहा है उसी को बोलते हैं स्पेस जंक। कुछ इस तरह का भाई साहब। ये कहाँ से आता है, ये स्पेस में देखो ये आता है भाई साहब, जैसे हम सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, सैटेलाइट भेजा आसमान में। अब ये सैटेलाइट जो भेजा है, मान लो कोई सैटेलाइट की लाइफ पूरी हो गई और वो वहीं पे घूम रहा है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, मान लो डिस्ट्रॉय हो गया, उसके देखो ये आपको सोलर पैनल दिखाई दे रहे हैं, ये उसके पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, ये कचरा ही बन गया, कुछ काम का तो है नहीं। या जैसे मान लो सैटेलाइट वगैरह भेजे रॉकेट से, जो रॉकेट सिस्टम है वो लेके जाते हैं सैटेलाइट को। अब रॉकेट कहाँ रह गया, वो तो भाई साहब स्पेस में ही है। वो जैसे वापस आएगा, या तो री एंट्री टेक्नोलॉजी है, अब तो वापस बुला लेते हैं इसको दोबारा से और दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। वरना ऐसा होता है कि रॉकेट क्या है, जब सैटेलाइट को छोड़ दिया स्पेस में तो रॉकेट है जो, ये रॉकेट जो लेके गया था ये रॉकेट भाई साहब स्पेस में ही घर्षण के कारण ये जल जाता है, लेकिन इसके कुछ पार्ट रह जाते हैं भाई साहब, वो जलते नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होते, और वो घूमते रहते हैं स्पेस में ही, आसमान में, अर्थ के चारों ओर। वो कूड़ा बन जाता है, स्पेस जंक बन जाता है। बहुत सा ऐसा होता है कि वो वापस आके अर्थ पे गिर जाता है कहीं पे, मान लो ओशन के पास से लॉन्च करते हैं ना सैटेलाइट, तो ओशन में गिर जाता है वो। तो जो बाकी का बच जाता है वो अर्थ के चारों ओर आसमान में स्पेस में घूमता रहता है, उसी को बोलते हैं स्पेस जंक। तो ये क्या होता है, डेड अनवांटेड क्राफ्ट लेफ्ट बिहाइंड द फाइनाइट स्पेस ऑफ अर्थ ऑर्बिट। ये 100 मिलियन पीसेस से ज़्यादा स्पेस जंक अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये लगभग 26,000, कम से कम 26,000 ऐसे बिग इनफ ये स्पेस जंक है कि जो अगर सैटेलाइट से टकरा जाएं तो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, मतलब ख़राब कर सकती है, नष्ट कर सकती हैं ये स्पेस जंक। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हु आर ह्यूथीज। देखिए ह्यूथीज एक पीपल है, ये मान लो प्रजाति है, ये जाति है, कास्ट है, कम्युनिटी है। ये जियादी सियाज हैं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम में सिया और सुन्नी होते हैं, तो ये सिया है, सिया कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग हैं ये ह्यूथीज। उसी में जियादी सिया बोल सकते हो, या जियादी सिया की सेक्ट है ह्यूती। ये कहाँ पे है, बस आपको इतना जानना है, ये यमन में है, यमन के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, साडा प्रोविंस, यहाँ पे है ये भाई साहब। देखो वर्ल्ड में ये आपको दिखाई दे रहा अपना हिंदुस्तान, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा, देखो इधर आओ यमन, यमन का जो सऊदी अरबिया से ये वाला पार्ट टच करता है, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, इस वाले रीजन में है ये रहते हैं। तो मैच द फॉलोइंग में देखो ऐसे पूछ लेता है यूपीएससी के, यूदी
आगे दे देगा इनका कंट्री का नाम, तो आपको याद रखना है यमन में है ये। नेक्स्ट है, ये गिनी नाम की कंट्री अभी न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है, यानी कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई है। क्यों? क्योंकि देखो वहाँ के अभी प्रेसिडेंट ने एक सीनियर कमांडर को हटा दिया था, स्पेशल फोर्स के सीनियर कमांडर को डिसमिस कर दिया था। इसकी वजह से वहाँ पे उनकी आर्मी में जो स्पेशल फोर्स है उसमें एक तरह से वो विरोध कर रहे हैं, इसका रिबेलियन कर रहे हैं, और वो प्रेसिडेंशियल प्लेस को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, मतलब प्रेसिडेंट की जो पद है उसको खुद लेना चाहते हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया। तो ये भाई साहब आपको साउथ अफ्रीका का मैप दिख रहा है, देखो ये अपना हिंदुस्तान है, ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप, और यहाँ पे देखो ये गिनी है, गिनी कंट्री है। तो आपको गिनी कंट्री कहाँ पे ये याद रखना है, और आपको ये याद रखना है कि ये कौन से रीजन में पड़ती है। ये देखो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है, मतलब इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, ये गुजर रहा है कहाँ कहाँ से, इस कंट्री से, ये जो आपको दिखाई दे रही है केन्या, और आपकी युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये कॉन्गो और ये गबन, इन कंट्री से होकर निकलता है, और इसके नदन साइड में है ये गिनी, ये आपको गिनी दिखाई दे रहा है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये गिनी है। इसका देखो ये अटलांटिक ओशन से इसका बॉर्डर लगता है, और कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर लगता है, यहाँ पे देखो ये गिनी बिशो है, ये सीरा लियोन है, और ये आपका लाइबेरिया है, ये आपका डीआईवोर है, ये कोटे डीआईवोर, और इधर आपका माली है, इतनी सारी, और ये सेनेगल, इतनी सारी कंट्री से बॉर्डर लगाता है। तो ये कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर लगाता है और कौन से हेमिस्फेयर में है, नदन हेमिस्फेयर में, क्योंकि ये नदन हेमिस्फेयर हो गया इक्वेटर से उधर, और ये सदर्न हेमिस्फेयर इक्वेटर से इधर 0 डिग्री इक्वेटर से, यानी कि भूमध्य रेखा से इधर हो गया। तो ये इतना याद रखना बस इसमें। तो ये सारी डिटेल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। यहाँ पे देखो एक माउंट निम्बा है, एक पहाड़ी है जिसको माउंट निम्बा स्टिक नेचर रिजर्व है, यहाँ पे बना हुआ है, मतलब इसको एक जो ये है गिनी रिपब्लिक है, ये रिपब्लिक का मतलब ये होता है जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इलेक्टेड हो, यानी कि पीपल उसे डायरेक्टली एंड डायरेक्टली वोट करें। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट डायरेक्टली पीपल द्वारा इलेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली वोट करते हैं। और हमारा इंडिया भी रिपब्लिक है, लेकिन हमारे इंडिया में डायरेक्टली हम प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, और एमपी एमएलए वोट करते हैं किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट रिपब्लिक है, इनडायरेक्टली वोट होता है। तो गिनी प्रीडोमिनेंटली मतलब मुख्यतः यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 85% पॉपुलेशन इस्लामिक पॉपुलेशन है, मुस्लिम कंट्री है ये, 85% पॉपुलेशन मुस्लिम है यहाँ की। नेक्स्ट है नीपा वायरस। देखो ये नीपा वायरस अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि केरल में कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट है, तो ये कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखनी है कहाँ पे, केरल में। और यहाँ पे केस अभी आए हैं 3 साल के गैप में, पहले भी यहाँ पे केस आए थे लेकिन अब दोबारा से केस देखने को मिले हैं। ये लगभग 188% यहाँ पे मिले हैं जो इन्फेक्टेड है नीपा वायरस से। तो नीपा वायरस को नीड ऑफ द आवर क्या है, नीड ऑफ द आवर मतलब ज़रूरत क्या है नीपा वायरस से हैंडल करने की। देखो जैसे कोविड-19 से लड़ रही है पूरी कंट्री, इसी तरह से नीपा वायरस को भी इसी तरह से हैंडल करना पड़ेगा, स्टेट और सेंटर को साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, तब जाके इसके म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से इसके केस हैं जो केसेस आ रहे हैं उसको रोका जा सकेगा। जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है इसको भी साथ में मतलब कोऑर्डिनेट करके टेस्टिंग, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, कॉन्टैक्ट ट्रेकिंग, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल्स, ये सब के साथ मिलके मतलब कोई मान लो पर्सन इन्फेक्टेड है उसे क्वारंटाइन करो, फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करो किस किस से कॉन्टैक्ट हुए, क्योंकि ये भी भाई साहब पर्सन टू पर्सन फैलता है जैसे कोविड-19 फैलता है, तो इसलिए इसको भी इसी तरह से हैंडल करने की जरूरत है। तो नीपा वायरस क्या हो गया, एक तरह से ये जूनोटिक वायरस है, ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक का मतलब ये होता है जब कोई जो डिसीज है वो एनिमल से ह्यूमन में फैलती है, तो ये एनिमल से ह्यूमन में आया है। और कौन सी एनिमल से, बैट से, चमगादड़ होता है ना वो बैट, उससे आया है। ये सबसे पहले 1998 में मलेशिया में और सिंगापुर में 99 में इसका ब्रोक आउट हुआ, मतलब सबसे पहले वहीं पे मिला है मलेशिया में, 1998 में इसका केस देखा गया। और फिर पहली बार ये डोमेस्टिक पिग में आ गया, फिर ये डोमेस्टिक पिग मतलब घरेलू जो सुअर पालते हैं उनमें, और उसके बाद ये एनिमल से एनिमल में फैल गया, डॉग में, कैट्स में, गोट्स में, मतलब कुत्ते, बिल्ली, बकरी, हॉर्सेस, घोड़ा, सिप, ये भेड़ में फैल गया। और इसका जो स्प्रेड होता है वो ट्रांसमिट होता है ये एनिमल से फिर पीपल में आया, और फिर पर्सन टू पर्सन भी ये फैल जाता है, पर्सन टू पर्सन हो जाता है। और कहाँ से आया, फ्रूट बैट से, चमगादड़ से ये वायरस आया। ये है भाई साहब चमगादड़, चमगादड़ ये एनिमल है भाई साहब, उड़ने वाला एनिमल है, ये बर्ड नहीं है, पक्षी में नहीं आता, ये एनिमल में आता है। इसके सिम्टम क्या होते हैं, मतलब लक्षण क्या होते हैं जब ये हो जाता है नीपा वायरस। देखो एक्यूट इंसेफेलिटीज, इंसेफेलिटी वर्ड का मतलब ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन में, दिमाग में, आदमी के दिमाग को ये इफेक्ट करता है। और रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, दमा जैसी कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है इसके होने के कारण।
प्रिवेंशन क्या है इसके, देखो इसके लिए बचाव का कोई ऐसी स्पेशल दवाई तो है नहीं निपा वायरस के लिए, और ना ही कोई वैक्सीन बनी हुई है अब तक इसके लिए, ना ही ह्यूमंस के लिए ना ही एनिमल्स के लिए वैक्सीन नहीं है। लेकिन इंटेंसिव सपोर्टिव केयर है, यानी कि सिम्टोमेटिव केयर होता है। जैसे मान लो बुखार हुआ या मान लो किसी को इलनेस हो रही है, मान लो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसी तरह की दवाई दे दी जाती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है इसका। नेक्स्ट है चाइना ताइवान रिलेशन। देखो भाई साहब, चाइना और ताइवान आप सब लोग जानते हो, ये अपना देखो आपको दिखाई दे रहा मैप, ये हिंदुस्तान, ये वाला पार्ट देख रहे हैं हम। इस वाले मैप में देखोगे तो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये ताइवान है। ये ताइवान के आसपास ये फिलीपींस है। यहाँ पे एक ताइवान का एक आइलैंड है जिसको लेके अभी विवाद हुआ है, तो ये आया, तो इसके बारे में हमने कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं कि चाइना और ताइवान का क्या रिलेशन है। ये ताइवान आपको दिखाई दे रहा है, इसकी कैपिटल है जो राजधानी ताइपी है, और ये आपको चाइना। देखो अभी इसलिए आया क्योंकि चाइनीज क्लेम्ड ताइवान, यानी कि चाइना क्लेम करता है ताइवान हमारा हिस्सा है, लेकिन ताइवान अपना सेल्फ डिपेंडेंट है, वो चाहता है अलग कंट्री, लेकिन उसने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन वो चाहता है अलग कंट्री रहे, हम चाइना के साथ मिलकर नहीं रहना चाहते। लेकिन चाइना क्या है, रिपीटेडली इस आइलैंड पे अपनी फोर्स भेजता रहता है, इस पे कंट्रोल करता रहता है। अभी यहाँ पे पैराटस आइलैंड है, यहाँ पे पैराटस आइलैंड जो ताइवान, उस पर कंट्रोल है ताइवान का, और ताइवान अपना ही मानता है, उसके एरिया के पास है, लेकिन चाइना अपनी डिफेंस फोर्सेस भेज रहा है यहाँ पे, इसलिए न्यूज़ में आया। यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स और एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे चाइना ने तैनात कर दिए, डिप्लॉय कर दिए। इसके रेस्पॉन्स में ताइवान ने भी अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भेज दिए यहाँ पे, मतलब लड़ने वाले विमान जो होते हैं, लड़ाकू विमान, और मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय कर दिए चाइना को मॉनिटर करने के लिए, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया है। राशनल बिहाइंड क्या है इस एक्ट के, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, देखो चाइना क्या है, उसका मिशन है कि ताइवान को वो कंट्रोल करना चाहता है, और डेमोक्रेटिकली रूल्ड जो आइलैंड है, अभी डेमोक्रेटिकली है ताइवान, यहाँ पे क्या है, यूएस का कंट्रोल है। यूएस मतलब यूएस अपना इन्फ्लुएंस जमाता है, यूएस इसकी मदद करता है ताइवान की कि ये चाइना से अलग रहे, इसलिए ताइवान को सपोर्ट करता है यूएस, अमेरिका इसे आर्म्स भी सप्लाई करता है, आर्म्स का मतलब है हथियार वगैरह भी सप्लाई करता है ताइवान को। तो चाइना चाहता है कि ये इसको अटैक करना चाहता है, और इसको ताइपी मतलब ताइवान की जो कैपिटल है ताइपी है, और यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, यानी कि यूएस और ताइवान के बीच में ये कॉलिजन ना रहे और अलग सॉवरेन कंट्री रहे, और वो उसका पार्ट रहे चाइना का, ये चाहता है चाइना। मेन इशू क्या है, मेन इशू यही है कि चाइना क्या अपने डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेशर बढ़ाता है ताइवान पे, और कहता है कि भाई साहब कि आप हमारे ही पार्ट बन के रहो। लेकिन ये जो बीजिंग की डिमांड है, इसको जो ताइवान के लोग हैं वो इसे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं कि हम चाइना में नहीं मिल के रहना चाहते, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। चाइना बहुत दिनों से यही चाहता है कि ये ब्लॉक कर देता है ताइवान की कोई भी इंडिपेंडेंटली मीटिंग ना हो, मतलब ताइवान किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या किसी यूएन की कोई मीटिंग हो, यूनाइटेड नेशन की, चाहता है ताइवान ब्लॉक कर देता है कि ताइवान इंडिपेंडेंटली एक कंट्री की तरह पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि चाइना कहता है कि हम ही हैं, हमारा ही पार्ट है ताइवान, हम चाइना की तरफ से, मतलब ताइवान की तरफ से चाइना कहता है कि हम ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ताइवान की क्या जरूरत है अलग से पार्टिसिपेट करने की। तो ये ब्लॉक करता आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग ना करे ताइवान। कब से, 2016 से, जब से प्रेसिडेंट बने, यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, ये साई इंग वैन नाम के प्रेसिडेंट है यहाँ पे, तो इसकी ब्लॉकिंग करता है कि कोई मीटिंग ना हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इंडिपेंडेंटली। तो ये रिलेशन क्या है भाई साहब, थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं, वैसे ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। देखो चाइना क्या है, क्लेम करता है ताइवान पे कि चाइना वन चाइना पॉलिसी से, ये वन चाइना पॉलिसी है, ये वन चाइना पॉलिसी है कब से, देखो 1949 में क्या हुआ था, यहाँ पे नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट को उनकी भाषा में बोलते हैं कुमिनटंग, कुमिनटंग बोलते हैं। ये चाइना ने हरा दिए थे, यहाँ पे सिविल वार हुआ था, और ये भाग के ये ताइवान में आ गए थे, और ये अलग अपना कहते हैं कि जो मेन चाइना है वो ताइवान है, ताइवान के लोग कहते हैं मेन चाइना है जो वो ताइवान है, और हम इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं। लेकिन चाइना कहता है भाई साहब वन चाइना पॉलिसी है कि आपके पास सेल्फ रूलिंग पावर है, लेकिन आप चाइना का ही पार्ट हो, ये बोलता है। यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट तो है चाइना, लेकिन डिफैक्टो इंडिपेंडेंट नहीं है, वास्तव में आज़ाद नहीं है। और लेकिन ताइवान ने भी ना आज तक इंडिपेंडेंट घोषित नहीं किया अपने आप को, मेनलैंड कि हम चाइना से इंडिपेंडेंट, ऐसा घोषित किया नहीं है अभी तक। ये चाइना की जो वन कंट्री टू सिस्टम है, ताइवान और एक हांगकांग रीजन है, इन दोनों को इसी पॉलिसी के अंदर वो रूल करता है, यानी कि आप इंडिपेंडेंट हो लेकिन चाइना के अंदर इंडिपेंडेंट हो, जो मेन आपके पावर है ऊपर वो चाइना है, यानी कि चाइना की पार्ट हो आप, ऐसा डिक्लेयर करता है ये चाइना। प्रेसिडेंटली ताइवान क्लेम करता है, मतलब चाइवान क्लेम करता है ताइवान को, और डिप्लोमेटिक जितने भी रिलेशन होते हैं चाइना ही करता है ताइवान के बिहाफ से। अब इंडो और ताइवान के क्या रिलेशन है, इंडिया और ताइवान के, देखो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन तो कोई है नहीं, जैसे एक कंट्री के साथ होते हैं, जैसे हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशन है अलग इंडिपेंडेंट कंट्री के साथ, ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्री के साथ जैसे रिलेशन होते हैं फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन, ऐसे
टीज या संबंधी कोई ट्रीटी एग्रीमेंट तो है नहीं, लेकिन हाँ इंडिया और ताइवान वेरियस फील्ड में क्या है कोऑपरेट करते रहते हैं, व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग की हुई है, व्यापार करते हैं एक दूसरी कंट्री से ये दोनों आपस में। और इंडिया देखो 2010 से ही जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है ना, वन चाइना पॉलिसी या वन कंट्री टू सिस्टम, इसको मानता नहीं है इंडिया, रिफ्यूज करता है कि इसको इंडोर्स नहीं करता, मानता नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। देखो लॉजिस्टिक का मतलब होता है जो कार्गो हैंडलिंग होती है ना, मतलब सामान की हैंडलिंग, प्रोक्योरमेंट करना, मतलब किसी सामान को खरीदना, स्टोर करके रखना, मेंटेनेंस करके रखना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये सब लॉजिस्टिक में आते हैं। कोई भी सामान का हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, सब लॉजिस्टिक है। और इस एग्रीमेंट किया है अभी रसिया के साथ। ये रसिया के साथ रिलोज नाम का एग्रीमेंट है भाई साहब, इससे पहले यूके के साथ किया था एक अलग नाम से। देखो यूपीएससी सिर्फ इतना पूछ लेती है, रिलोज नाम का जो एग्रीमेंट है जिसकी फुल फॉर्म ये है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ये किसके साथ किया है इंडिया ने, ये आपको याद रखना, रसिया और इंडिया के साथ एग्रीमेंट है, समझौता है। तो ये अभी हुआ है। इस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट का मतलब क्या है, यही है भाई साहब। इसमें क्या है, जब भी मान लो ये इंडिया का कोई जहाज है, शिप है, इधर उधर घूम रहा है यहाँ पे, ये रसिया के पास, अगर मान लो उसका फ्यूल खत्म हो जाए, ईंधन पेट्रोल खत्म हो जाए, तो यहाँ से कोई पोर्ट बना हुआ है रसिया का, उस जाके वहाँ से फ्यूल भरवा सकता है। कोई ज़रूरत है, सामान है की ज़रूरत है, यहाँ से ले सकता है। कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत है, मिलिट्री इक्विपमेंट की, वो ले सकता है यहाँ से। तो ये सब कुछ होता है इसमें, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ये लिखा है इसमें। नेक्स्ट देखो, इंडिया ने सेवरल और भी कंट्री हैं जिनसे लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है, जैसे क्वाड कंट्री है। क्वाड में कौन कौन सी, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनसे भी साइन किया हुआ है। और फ्रांस, सिंगापुर से, साउथ कोरिया से साइन किया हुआ है। और यूएसए से 2016 में साइन किया था लेमोआ नाम का। देखो ये पूछ भी चुका है कई बार, कई जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनमें कई बार पूछा जा चुका है ये। तो लेमोआ एग्रीमेंट है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये यूएसए के साथ है, कुछ ऐसा ही एग्रीमेंट है। इसमें भी जब मान लो कहीं घूम रहे हैं शिप, यूएस के यहाँ पे घूम रहे हैं, इंडिया के इंडियन ओशन के पास, या पैसिफिक ओशन में घूम रहे हैं, ये पैसिफिक ओशन में घूम रहे हैं भाई साहब यूएस के पास यहाँ पे, ये इंडिया के शिप, तो ये क्या है, जो भी मान लो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है यूएस की हवाईन आइलैंड पे, यहाँ कोस्ट के आसपास, तो वहाँ से फ्यूल वगैरह कोई इक्विपमेंट की जरूरत है तो वो ले सकते हैं। तो नेवी, जैसे मान लो इसके नेवी यहाँ पे कुछ घूम रही है, तो वो इंटर ऑपरेबिलिटी हो जाती है उनके आसपास, मतलब दोनों एक दूसरे कंट्री की सहायता करते हैं बस इसमें। तो ये लेमोया क्या है, हमने फुल फॉर्म जान लिए, यूएसए के साथ एक मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है, मतलब दोनों यूएसए और इंडिया की मिलिट्री जो क्या आपस में सपोर्ट करती है एक दूसरी कंट्री को, और कोई भी मिलिट्री फैसिलिटी है वो अवेलेबल कराती हैं, जैसे रीफ्यूलिंग की, फ्यूल खत्म हो जाए, ये सब कुछ अवेलेबल कराती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एमएलए फोरम टू चेक आउट माइग्रेशन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश के जो एमएलए हैं, विधायक हैं, जो उसकी असेंबली में बैठते हैं, उन्होंने क्या है, एक ग्रुप बनाया है, फोरम बनाया है एमएलए का मिलकर। क्यों, जो तिब्बत और चाइवान का बॉर्डर रीजन है, देखो भाई साहब ये वाले रीजन की बात हो रही है, ये वर्ल्ड मैप में ही देख लो आप, जो ये वाला रीजन है, देखो चाइना बॉर्डर लगाता है, ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे। तो ये वाले रीजन से बहुत लोग यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट का मतलब है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर जाते हैं, मतलब पलायन हो जाता है, हिंदी में बोलते हैं पलायन। तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, पीने का पानी नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पे जॉब नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, स्कूल नहीं होंगे, हॉस्पिटल नहीं होंगे, तो कौन रहना चाहेगा ऐसी जगह पे, आप बताओ। तो ये माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस माइग्रेशन को रोकने के लिए ही ये फोरम बनाया है कि यहाँ पे डेवलपमेंट लाया जाए और इन लोगों को माइग्रेट होने से रोका जाए, ये मेन बात है भाई साहब इसकी। और क्या क्या इसमें कथा लिखी है ये पढ़ लेते हैं हम, इसको मिटा लेते हैं पहले हम, इसको मिटाने के बाद पढ़ लेंगे। देखो भाई साहब ये इसमें क्या दिया हुआ है, जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया हुआ था पहले, यहाँ लोकल नीड्स के लिए, मतलब लोकल जो पीपल विलेजर रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ये लोग रहते हैं, इनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये प्लान बनाया था बीएडीपी। तो इसको दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। अभी ज़रूरत क्या है, क्योंकि भाई साहब बहुत सारे पीपल अरुणाचल प्रदेश के अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्र में माइग्रेट कर रहे हैं, और अर्बन क्षेत्र में तो कर ही रहे हैं अरुणाचल में, और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के भी कहीं और पे भी जा रहे हैं बहुत सारे विलेजर्स। और देखो डिकेड ओल्ड प्लान है ये स्टेट गवर्नमेंट का, कि प्रिपेयर किया है कि बॉर्डर एरियाज पे रेजिडेंट जो रहते हैं निवासी, वहाँ पे लाइन ऑफ डिफेंस क्या है वो कम हो गया है, वहाँ पे उन लोगों को डिफेंस प्रोवाइड की जाए, रक्षा, और वहाँ पे फैसिलिटी डेवलप की जाए। तो ये BADP है, जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ है, मतलब सही तरीके से ये लागू नहीं किया गया है। ये प्लान है क्या, जो प्रोग्राम है ये BADP, देखो जो BADP है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1985 से 1990 के लगभग चलाया गया था, जब 7th 5 ईयर प्लान चल रहा था, 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब तो पंचवर्षीय योजना नहीं चलती, आप सबको पता है, 2012 से लेकर 2017 तक ये चला था। लास्ट 12th 5 ईयर प्लान था 12वां, उसके बाद से 5 ईयर प्लान नहीं बनते, क्योंकि
जो नीति आयोग बनाता था, इससे पहले एक नीति आयोग से पहले एक था प्लानिंग कमीशन, वो प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बना दिया। अब ये 2015 में 1 जनवरी 2015 में बना दिया। ये नई संस्था है, नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास करके नीति आयोग बनाया था। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग अब प्लान व्लान नहीं बनाता है, ये पंचवर्षीय योजना। तो इस 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था ये BADP। इसलिए चलाया गया था कि भाई साहब ये 756 ब्लॉक और 119 डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जो 16 स्टेट में, मतलब हमारे जो स्टेट्स हैं ना इंडिया के, ये वाले जो बॉर्डर एरियाज है, इन बॉर्डर एरियाज में डेवलपमेंट करके लाना था। जो पाकिस्तान से लग रहे हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, इन एरियाज में डेवलपमेंट लाना था, इन डिस्ट्रिक्ट्स में। इसका ये था, इसमें मान लो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने थे, हॉस्पिटल वगैरह, डिस्पेंसरी वगैरह, स्कूल वगैरह, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई, कम्युनिटी सेंटर, कनेक्टिविटी, रोड, रेलवेज वगैरह बनानी थी बॉर्डर एरियाज में। ये मेन ऑब्जेक्टिव था। ये इसलिए था ताकि यहाँ पर लोग माइग्रेट ना करें, क्योंकि माइग्रेट कब करते हैं लोग, छोड़ के कब जाते हैं, जब वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं होगी तब जाते हैं भाई साहब। मेन यही टारगेट था इसका। जिसमें फंडिंग कहाँ से आती है, पैसा। देखो सारा इसमें पैसा देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, 100% सेंटर, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेक्टर स्कीम का मतलब सारा जो एक्सपेंडिचर है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, तो इंप्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है इसे। और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर खर्चा करती हैं और दोनों ही मिलकर लागू करती हैं उसे। तो 100% नॉन लैप्सेबल इसका फंड है। नॉन लैप्सेबल का मतलब है कि अगर मान लो 1 साल के लिए मान लो 100 करोड़ रुपए दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को कि आप यहाँ पे बॉर्डर एरियाज पे फैसिलिटी डेवलप करो, लेकिन 100 करोड़ में से 80 करोड़ ही खर्च हुए, 20 करोड़ बच के, वो 20 करोड़ अगले साल जुड़ जाएंगे। अगले साल मान लो और 100 करोड़ दिए तो 120 हो जाएंगे, यानी कि नॉन लैप्सेबल, ये खत्म नहीं होगा, यानी कि लैप्स नहीं होगा, फंड आगे जुड़ता चला जाता है। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। देखो एक मैगजीन है, टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन, पत्रिका जो होती है, छोटी सी बुक होती है जो अखबार वगैरह की तरह आती है, मंथली, वीकली, या महीने में 2 बार, फोर्टनाइटली, या फिर साल में 2 बार, ऐसे जो होती हैं। ये एक मैगजीन है, टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन। इसने अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली है, पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। तो इसने रैंकिंग निकाली है। इस रैंकिंग में जो इससे पहले जो ये है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुकरेली साइमंड्स, इसने भी निकाली थी एक QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में ही, 22 के लिए मतलब रिलीज़ की थी। और ये अभी इसने रिलीज़ किया टाइम्स हायर एजुकेशन। ये एक मैगजीन है जो न्यूज़ में रहती है, लगभग न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करती है। तो इसने एजुकेशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग भी निकाली है, और इसके ये मेन 4 क्राइटेरिया जिनके बेस पे रैंकिंग निकालता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है। ये 2004 से निकालता आ रहा है। कौन कौन से 4 क्राइटेरिया पे बेस्ड है इसकी जो रैंकिंग निकालता है। एक तो टीचिंग, यूनिवर्सिटी में देखता है कि टीचिंग भाई साहब कैसी है, पढ़ाई कैसी होती है। एक रिसर्च, वहाँ पे रिसर्च के लिए कैसी फैसिलिटी अवेलेबल है। नॉलेज ट्रांसफ़र, नेक्स्ट है इंटरनेशनल आउटलुक, ये सब कुछ देखता है। 4 क्राइटेरिया इनके बेस पे निकालता है। इंडिया में जो है भाई साहब 1000 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकाली है इसने, 1000 यूनिवर्सिटी। उनमें से 1000 में से 35 यूनिवर्सिटी हैं इंडिया की, 1000 के अंदर। जो पिछले बार था 36 यूनिवर्सिटी थी 1000 के अंदर, लेकिन अब 35 है। जो टॉप है इंडिया की, जो टॉप आई है, पूरे वर्ल्ड में टॉप नहीं है, इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ये बेंगलोर में है। एक IIT रोपर है, ये रोपर में है। और JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन और रिसर्च, ये 3 यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप रही हैं। ग्लोबल रैंकिंग क्या है, देखो सबसे जो वर्ल्ड नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 की यूनिवर्सिटी वो आई है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है भाई साहब, ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है। लगातार 6वीं बार कंजिक्यूटिवली, मतलब लगातार 6वीं बार ये नंबर 1 पे आई है। और जो एशिया में क्या है, चाइना की एक यूनिवर्सिटी है सिंघवा यूनिवर्सिटी, वो टॉप 20 में अपना स्थान बनाया है उसने। और अगर कंट्री वाइज देखें, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी 1000 यूनिवर्सिटी हैं, 1000 यूनिवर्सिटी, उनमें सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी हैं वो 183 इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी है US की, अमेरिका की। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिम्बेक्स 2021। देखो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, US नहीं, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। इसका 28th एडिशन हुआ है, मतलब 28वीं ये एक्सरसाइज हुई है। सिम्बेक्स बोलते हैं शॉर्टकट में। ये देखो 1994 से हो रही है और एनुअल एक्सरसाइज है, हर साल होती है इंडियन नेवी और सिंगापुर की नेवी के बीच में। सिंगापुर कहाँ पे भाई साहब, ये देखो सिंगापुर है भाई साहब, ये मलेशिया के पास, यहाँ पे ये कंट्री, ये वाली कंट्री सिंगापुर है, दिखाई दे रहा है आपको सिंगापुर, छोटी सी कंट्री है सिंगापुर। तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में होती है। और भी एक्सरसाइज होती है सिंगापुर के बीच में, एक बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये आर्मी के बीच में होती है। जो सिम्बेक्स है वो तो नेवी के बीच में होती है, इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी।
ये इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्मी के बीच में होती है, और एयरफोर्स की एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग होती है सिंगापुर और इंडिया के बीच में। एक होती है भाई साहब ये ट्राईलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिमटेक्स। इसमें ट्राईलेटरल का मतलब 3 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, एक इंडिया, सिंगापुर तो है ही, और एक थाईलैंड भी आ जाती है, 3 कंट्री के बीच में होती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नागा पीस प्रोसेस। देखो इसके लिए स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो बहुत ही डिटेल में। हम यहाँ पे ब्रीफली बस डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत बार हम इसे पढ़ चुके हैं और स्पेशल लेक्चर भी बनाया हुआ है, तो डिटेल में जानना तो आप उस लेक्चर को देखना। अगर आप भूल गए तो रिवाइज करना, अगर आपने नोट्स बनाए हुए उस लेक्चर से तो वो अपने नोट्स रिवाइज करना। देखो आप साथ साथ नोट्स बनाया करो ब्रीफली, बहुत ही छोटे, ताकि आप रिवाइज करने में आसानी हो जाए। आगे रिवाइज करो, आप पेपर से पहले भी रिवाइज करोगे तो भाई साहब अपने नोट्स सबसे जल्दी रिवाइज होते हैं बहुत ही कम समय में, तो आप अपने नोट्स बनाया करो। तो नागा पीस प्रोसेस क्या है, देखो अभी न्यूज़ में इसलिए आया, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि एमपी हैं, सांसद है, एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी, आइडियोलॉग्स हैं, इन्होंने अपील की है कि जो RN रवि नागालैंड का भाई साहब ये गवर्नर है, अभी गवर्नर राज्यपाल, तो इनको हटाने के लिए बोला है कि इन्हें हटाया जाए। ये पिछले 2 साल से भाई साहब जो नागा में क्या है, बहुत सारे मिलिटेंट इंसर्जेंट ग्रुप हैं, बहुत सारे, वो आज़ादी चाहते हैं। वो कहते हैं कि अलग से नागालैंड और कुछ रीजन को मिला के जो नागा कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो कहते हैं एक जाति है, जनजाति है नागा, ये समझ लो। आसपास जो भी रहते हैं यहाँ पे बहुत सारा रीजन है, वो हम देखेंगे मैप में कौन कौन से रीजन को कहते हैं कि अलग से हमें सेपरेट स्टेट बनाया जाए हमारे लिए इंडिपेंडेंट, तो डिमांड करते हैं ये। तो यहाँ पे एक ग्रुप है जैसे NSCN-IM, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। IM का मतलब है इसाक मुहिया। इसाक मुहिया नाम के 2 आदमी थे, उनके नाम पे नाम रखा गया है इस ऑर्गेनाइजेशन का। एक ग्रुप है ये, कुछ लोगों ने मिला के ग्रुप बना लिया। लगभग 2 साल से इनके ग्रुप के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो गवर्नर है नागालैंड के बात करा रहे थे, लेकिन अभी डिमांड कर रहे हैं कि कुछ MP और एक्टिविस्ट इनको हटाया जाए और नए गवर्नर बनाए जाए यहाँ पे पीस प्रोसेस के लिए, कि यहाँ पे शांति रह सके। बैकग्राउंड देखो ये है कि 1997 से इनके बीच में बात चल रही है और पीस डिक्लेयर की गई थी कि आर्म फोर्सेज है जो सीज फायर डिक्लेयर कर दिया था यहाँ पे, युद्ध विराम। इनमें झगड़े होते रहते थे आर्मी और नेवी से भी, ये आर्मी से, नेवी तो नहीं रहती यहाँ पे, आर्मी से कॉन्फ्लिक्ट करते रहते थे नागा जो ग्रुप हैं। 2001 में एक और ग्रुप है उसने पीस टॉक स्टार्ट की, और यहाँ पे एक 2015 में अगस्त 3 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ, ये NSCN-IM जो ग्रुप है इसके बीच में और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो ये पॉलिटिकल इशू है क्या, कितना पुराना है, देखो प्री इंडिपेंडेंस से, आज़ादी से पहले का इशू चलता आ रहा है भाई साहब। ये जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे असम को 1826 में मिला लिया। देखो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आता नहीं था, तो बाद में ही मिला लिया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक एक स्टेट करके, डिस्ट्रिक्ट करके मिलाई जा रही थी और राज करती जा रही थी, रूल करती जा रही थी। तो असम को अपने अंडर इसने लिया 1826 में। उसके बाद यहाँ पे एक नागा हिल्स एरिया है, वो 1881 में ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना, और फर्स्ट टाइम इसके विरोध में जो नागा पीपल थे उन्होंने 1918 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ग्रुप नागा क्लब नाम से। वो इंडिपेंडेंट चाहते थे, वो कहते थे कि हम जैसे पहले थे ऐसे रहने दो, हमें ब्रिटिश इंडिया में नहीं रहना। और 1929 में आप सबको पता है जब साइमन कमीशन आया था तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो जैसे एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में थे, हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, ब्रिटिश इंडिया के अंडर नहीं रहना चाहते। और 1946 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बनाई इन्होंने, नागा नेशनल काउंसिल बना, और इसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया था, तब इन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंट आज़ाद स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। जो नागा ये नेशनल काउंसिल है, NNC नागा नेशनल काउंसिल, इसने एक सॉवरेन नागा स्टेट की डिमांड रखी और रेफरेंडम कराया 1951 में। रेफरेंडम का मतलब होता है लोकमत, किसी भी ऐसे मान लो आज़ाद रहना चाहता, आज़ाद स्टेट बनाना चाहता, तो लोगों से राय ली जाती है और वोट करते हैं, वोट। और इसमें कितने लोगों ने वोट किया, देखो जितने भी लोगों ने वोट किया 99% लोगों ने सपोर्ट किया कि अलग से इंडिपेंडेंट नागालैंड बनाया जाए अलग से। वो कौन कौन सा रीजन है भाई साहब, देखो ये वाला रीजन है, ये वाला मैप देखो आप, इस वाले मैप में जो आपका हिंदुस्तान देख रहे हो, ये वाला पार्ट है जो, इसमें देखो कुछ म्यांमार है जो कंट्री, इसका पार्ट भी आता है ये वाला, कुछ अरुणाचल प्रदेश, कुछ ये नागालैंड, कुछ मणिपुर, कुछ असम का पार्ट, इस वाले पार्ट को ये मिला के ये नागालिम बनाना चाहते हैं, ग्रेटर नागालिम नाम से स्टेट बनाना चाहते हैं इसको। यहाँ पे ये सारे नागाज वगैरह जो कम्युनिटी रहती है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहते हैं अलग से हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट हो। अब आप ही बताओ भाई साहब, म्यांमार क्यों दे देगा इन्हें अपना टेरिटरी, तो ये इनकी डिमांड है। पोस्ट इंडिपेंडेंट देखो, एक तो रेफरेंडम कराया, आज़ादी के बाद रेफरेंडम कराया, अभी हमने देखा ऊपर ये वाला भूल गया आप, अभी रेफरेंडम 1951 में रेफरेंडम हुआ था। उसके बाद और 1952 में 22 मार्च को एक नया ग्रुप बना इनका ही, नागा फेडरल गवर्नमेंट, एक ग्रुप है भाई साहब, और एक नागा फेडरल आर्मी, ये बने।
ये गवर्नमेंट इंडिया ने फिर इन ग्रुप को दबाने के लिए, इनको फोर्सफुली दबाने के लिए आर्मी भेजी अपनी। और 1958 में क्या है, एक एक्ट बना दिया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इस एक्ट में जो यहाँ पे बॉर्डर एरियाज में जो यहाँ पे हमारी मिलिट्री रहती है ना, पैरामिलिट्री फोर्स, जैसे असम राइफल है, ये फोर्स रहती है, इनको स्पेशल पावर दे दी गई है इसके थ्रू, इस एक्ट के थ्रू, कि ये क्या है, अगर 5 से ज़्यादा इकट्ठे आदमी एक जगह चल रहे हैं तो ये गोली मार सकते हैं वैसे वार्निंग देके। और ये किसी के भी घर को सर्च कर सकते हैं बिना वारंट, गिरफ्तार कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर एरियाज में बहुत सारी पावर दी गई है जो मिलिट्री हमारी इस एक्ट के जरिए। तो इस इंसर्जेंसी को ये डिमांड ना उठे, कॉन्फ्लिक्ट ना हो आर्मी के साथ, ये मतलब झगड़ा ना करें, सिविल वार जैसी सिचुएशन ना हो, इसलिए ये एक्ट बनाया गया। इसमें और कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं इस ग्रुप के साथ, देखो जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, IM, इसने देखो 1997 में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर सीज फायर किया, युद्ध विराम, कि हम आगे से ये इंसर्जेंसी वगैरह जो करते हैं आर्मी के साथ, मतलब पैरामिलिट्री फोर्स है जो असम राइफल, इसके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, ये नहीं करेंगे। इन्होंने पीस प्रोसेस स्टार्ट किया और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर 2017 में भी इन्होंने अलग से एक डिफरेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन भाई साहब ये एग्रीमेंट क्या है, 2015 में भी साइन किया था, फिर 2017 में रिवाइव किया। लेकिन इसमें क्या है कि ये चाहते हैं, जो NSCN जो ग्रुप है ये चाहता है कि अलग से इनका नागा फ्लैग हो, अलग से झंडा हो और अलग से संविधान हो, कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट। लेकिन ये इशू अभी रिजॉल्व हुआ नहीं है, फाइनल हो नहीं पाया है, तो ये डील अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। तो यही थे आज के टॉपिक, और हम क्वेश्चन जो है करेंगे अलग लेक्चर में, 2-3 घंटे या 1-2 घंटे बाद वो अपलोड हो जाएगा। तो यही था इस लेक्चर में।